सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसको जीओसी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट क्या होता है और ये कैसे स्टेबल होता है, कौन कौन सा चीज है जो इसको स्टेबिलिटी देता है, ये सब चीज में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में हम जानेंगे कि ये कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कम करता है, ये सब चीज में जानेंगे। और स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में इसका क्या इफेक्ट है, ये सब चीज भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे कोई भी एक उठा लीजिए, कार्बोकेटायन बनता है, क्यों स्टेबल होता है, कैसे स्टेबल होता है, कोई भी रीअरेंजमेंट क्यों होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम जानेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद रेजोनेंस, क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है, रेजोनेंस क्या है, सब कुछ चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जब भी हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने जाते हैं तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, एक्चुअल में रिएक्शंस पे है। तो हमें रिएक्शंस के बारे में भी जानना चाहिए कि कितना टाइप का रिएक्शंस होता है एक्चुअल में। तो जब भी हम कोई भी रिएक्टेंट लेता है तो ले लेते हैं एक रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट। क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डायरेक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन विदाउट एनी स्टॉपेज। फिर से क्या हुआ, फिर से हमने रिएक्टेंट लिया, हो सकता है कि एक रिएक्टेंट या मोर देन वन रिएक्टेंट वी हैव टेकन। ये क्या हो गया, फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, पर बीच में एक स्टॉपेज आया, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। तो स्टार्ट करते हैं। एक RIP, इसको देख के आपके माइंड में पहले क्या आएगा, यू कैन थिंक इट्स अ रेस्टेंट पीस, बट नॉट लाइक दैट। इन केस ऑफ केमिस्ट्री R मीन्स है रिएक्टेंट, I मीन्स क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, और P मीन्स हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन बोले तो कैसे बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन अगर बोलना हो तो रिएक्टेंट व्हेन विल कंबाइन and it will convert into product. Before converting to the product, one very unstable and very less stable intermediate form will form. So it's a very less a species will generate which are very short living species. This species name intermediate. Okay. So ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट के बारे में हम बोलेंगे। इंटरमीडिएट कितना टाइप का होता है और कौन सा फैक्टर्स है जो इंटरमीडिएट को एकदम स्टेबल बनाता है, अनस्टेबल बनाता है, तो वो सब चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कैसे इसको स्टेबलाइज करता है और कैसे इसको डिस्टेबलाइज करता है, इन सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट से। तो इंटरमीडिएट वी नॉर्मली थ्री टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर द J सिलेबस इट्स गिवन। इंटरमीडिएट कैसे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल एंड कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन, दिस ऑल आर देयर। ये सब को छोड़ के ये सब बाकी के सब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम पहले जानेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। कार्बोकैटायन, सेकेंड वन क्या है, कार्बन आयन, एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल। तो कार्बोकैटायन क्या है, अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो कार्बोकैटायन है ए कार्बन विच कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन। तो ये कार्बन है, इट्स कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, इट्स अ कार्बोकैटायन। ये कार्बन विच कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, दैट इज नोन एज कार्बोएनायन। और फ्री रेडिकल के बारे में, फ्री रेडिकल और भी सिंपल है, इसको अगर बोलना चाहिए ए कार्बन विच कंटेनिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डॉट, उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो ये सारा चीज प्लस माइनस, तो ये कैसे बनते हैं, हाउ इट्स फॉर्म्ड, इन सब चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं,
एक हम एक बॉन्ड लेते हैं ए बी बॉन्ड, इट्स अ ए बी बॉन्ड। हमें नहीं पता है कि ए कौन सा एटम है, ए बी कौन सा एटम है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं बाय द टू वे। कितना वे पे? टू वे पे। और ये जो दो वे है, इन टू वे को वी कैन राइट लाइक दैट, इट्स वन इज होमोलाइटिक क्लीवेज, अनदर वन इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, होमो मीन्स इक्वल डिविजन ऑफ बॉन्ड, इक्वल डिविजन ऑफ बॉन्ड, और हेट्रो मीन्स टोटल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है ए एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड कैसे बनता है? इफ इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड तो कैसे बनता है? हियर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स टू इलेक्ट्रॉन आर देयर। ओके, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इधर हाफ और इधर हाफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज। और इसके थ्रू जो बनता है उसका नाम होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, चाहे वो कार्बन एटम पे हो या डिफरेंट एटम पे भी पॉसिबल है। जैसे हमने ये कर दिया ए डॉट प्लस बी डॉट, तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये है फ्री रेडिकल। क्या है ये? फ्री रेडिकल। ये कैसे बनता है? थ्रू द होमोलाइटिक क्लीवेज। समझ में आ गया ये? उसके बाद अगर यही वो सेम बॉन्ड है, जो होमोलाइटिक क्लीवेज है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट और पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, अगर जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करके लेके आएगा। यही टेंडेंसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जब भी एक्सप्लेन करना चाहे तो हम इसको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने 10th क्लास में पढ़े हैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे ये अगर कोई एटम है तो इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये है शेल नंबर N1 N2, ये सब के सब सेल नंबर है। तो हमने जैसे एक एग्जांपल ले लिया, जैसे एग्जांपल ले लो नाइट्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7। इसका फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 होता है, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 होता है, पर 2 हो गया, कितना बाकी है? 5 बाकी है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज, so both will attract each other, that much electrostatic force of attraction will be there and it will pull towards itself. What will happen? जैसे इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, और एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाया नाइट्रोजन से, इसको क्या कर दिया? ऑक्सीजन कर दिया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, साथ में प्रोटॉन्स नंबर भी बढ़े। और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम सेम अमाउंट, नॉट फॉर आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एटम। तो जब भी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, पर सेल नंबर तो फिक्स्ड है ना, एक बढ़ाया सेल नंबर तो ये फिक्स्ड है ना, ये N2 ही तो है, N2 ही तो है। जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसको ज्यादा इस तरफ खींचेगा, तो साइज का क्या होगा? छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो यह है सिंपल सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद तो हमने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है देन ए, ये हमने मान लिया। अगर ये हमने मान लिया तो क्या करेंगे? जैसे ए बॉन्ड बी यहाँ पे आपने लिखा है, हमने लिखा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है? इट्स पुल द इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स इटसेल्फ। द टेंडेंसी और एबिलिटी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एटम बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हमने बोला कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसका है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो ये क्या करेगा? इसको टोटल ऐसे ले लेगा, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन देके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, तो इन्होंने क्या किया? टोटल इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया, तो इसको हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा A प्लस
और बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हो जाएगा बी माइनस। अगर ए वाला है पॉजिटिव, अगर ये कार्बन एटम हो तो इसको हम बोलेंगे कार्बो कैटायन, और ये अगर कार्बन एटम हो तो इसको बोलेंगे कार्बनायन, कार्बनायन। सो ये दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे है। तो ये जो सिंपल कार्बोकेटन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल सब बना, तो इस चीज का स्टेबिलिटी अगर हम बात करना चाहे, इसका स्टेबिलिटी के बारे में बात करना चाहे, तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल रखता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसको कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम? नॉर्मली वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट। एक पार्ट है परमानेंट, क्या होता है? परमानेंट, एकदम परमानेंट। और दूसरा वाला क्या होता है? टेम्पररी, टेम्पररी। तो हम जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो है आपका परमानेंट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट। इस परमानेंट इफेक्ट के अंदर आपका 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, जिस इफेक्ट को यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे कार्बोकेटन स्टेबल है या कार्बोकेटन अनस्टेबल है, सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। तो इसका 3 इफेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और थर्ड वन है रेजोनेंस इफेक्ट। तो इधर में भी 2 टाइप होता है, एक होता है इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मेनली ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड, रेजोनेंस इफेक्ट होता है पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, और इंडक्टोमेरिक जो होता है ये भी सिग्मा है। इंडक्टिव से इंडक्टोमेरिक फॉर द टेम्पररी इट्स अ सिग्मा बॉन्ड, और इलेक्ट्रोमेरिक इट्स अ पाई बॉन्ड। सो ये है आपका सिंपल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। अब हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअल में? तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में बात करें तब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन कार्बन बॉन्ड, नॉर्मल केस में नो प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ पुल करेगा, इसको अपने तरफ पुल करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए कार्बन ऐसे, फ्लोरीन ऐसे कर दिया हमने। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये था इनिशियल पोजीशन, CF ऐसा था, CC से कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो ये था इनिशियल पोजीशन, CC यहाँ पे है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, जैसे ये था यहाँ पे, ये था यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये ऐसा थोड़ा ही हुआ ना। तो इन रेफरेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इन रेफरेंस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके वजह से जो इफेक्ट शो करेगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। पॉइंट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव देख के आपका दिमाग में क्या आ रहा है? इंडक्टिव मतलब इंडक्शन हुआ है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। तो यहाँ में क्या होता है? ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव कर गया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इन्होंने इसको पुल करके रखा है। तो इसके वजह से जो इफेक्ट शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है। जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन will show, that is known as inductive effect, that is known as inductive effect। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम इजीली क्या बोल सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट को हम इजीली वे में बोल सकते हैं द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is known as inductive effect। If it's pull the electron, it's a minus I effect,
If it's push or away the electron, push the electron from away of it, then it's a इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पोलरिटी डिफरेंस है, ये शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। चलिए लिख देते हैं, परमानेंट इफेक्ट है। नंबर 2, ये क्या करते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन लेके फ्लोरीन लगा दीजिए, लगा दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा 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 पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा 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 पॉजिटिव। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है उधर, उसके वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। डेवलप हो गया तो जो चार्ज डेवलप होगा उसका ऑर्डर भी डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, देन डेल्टा 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 पॉजिटिव, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम होगा थोड़ा डेल्टा डेल्टा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर, अट्रैक्शन ऑर्डर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जहां पे इफेक्ट होगा ये है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगा। 4 नंबर कार्बन तक आते आते ये जो इफेक्ट है ये कम हो जाएगा, लाइक जीरो हो जाएगा। तो ये है वीक इफेक्ट। कौन सा? फास्ट बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। नंबर 3, ये वीक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? वीक इफेक्ट। वीक इफेक्ट। अब बोलेंगे इट्स ऑपरेट थ्रू सिग्मा 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 बॉन्ड। इट्स ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आने वाला है। देखिए कैसे ऑपरेट करता है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, ये आपको समझने वाला चीज है। जैसे हमने एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने डबल बॉन्ड ड्रॉ किया तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड मतलब पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी, पी ऑर्बिटल का पैरेलल ओवरलैप है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे है, ऐसे है। यहाँ पे हमने ले लिया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया एक फ्लोरीन। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं है? इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन और नॉट? इट विल पुल। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो पार्शियल चार्ज डेवलप ऑन द कार्बन। तो जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तब उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है या कम होता है? बताइए। बढ़ता है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। मेरे भाई एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। आप बोलो व्हाट इज एस कैरेक्टर? तो इसका हाइब्रिडेशन देख के बताइए क्या सा हाइब्रिडेशन है। डबल बॉन्ड है मतलब क्या है? sp2 है, sp2 है कि नहीं है? sp2 है। तो sp2 में कितना परसेंटेज कैरेक्टर p रहता है, कितना हम सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे कितना s रहता है। जैसे sp3 में कितना रहता है और sp में कितना रहता है। यहाँ पे रहता है भाई 50% s, यहाँ पे रहता है 33%, यहाँ पे रहता है 25%, यहाँ पे रहता है 33%। तो एस कैरेक्टर कितना है? 33%। तो उसके वजह से क्या हो गया? देखिए 33% तो और भी बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उसकी वजह से एस कैरेक्टर बढ़ गया। एस कैरेक्टर बढ़ गया तो क्या हो गया? तो हमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद होना चाहिए। हमें पता है कि प्योर पी ऑर्बिटल, ये देखिए प्योर पी ऑर्बिटल ऑलवेज मेक पाई बॉन्ड, ऑलवेज मेक पाई बॉन्ड, ऑलवेज मेक पाई बॉन्ड। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल मेक्स सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। उसमें कौन सा कैरेक्टर बढ़ा? एस कैरेक्टर बढ़ा। एस कैरेक्टर बढ़ा मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, इसीलिए एस कैरेक्टर बढ़ा। तो इट्स ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड ओनली, दैट इज द रीजन इट्स ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, इट्स अ वीक इफेक्ट।
समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कुछ पॉइंट और लिख सकते हैं क्या? परमानेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, वीक इफेक्ट। अब लिख सकते हैं कि इसका जो रेफरेंस है वो है CH बॉन्ड। रेफरेंस क्या है? CH बॉन्ड है रेफरेंस, CH बॉन्ड है रेफरेंस। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर करके ऐसे बैठे हैं। जब हमने कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाया आपके सामने, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे बना है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठा के इसको अपने तरफ खींच लिया। तो यही जो बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हुआ उसको उधर पुल कर लिया। क्या कर लिया? पुल कर लिया। इसको हम बोलेंगे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट का दो पार्ट पढ़ लेते हैं। कौन सा? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताइए प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे? ये है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, ये है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विल पुल थ्रू द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तब हो जाएगा आपका माइनस। जो भी एटम और ग्रुप उसको पुल करके अपने तरफ लेके आएगा तब हो जाएगा माइनस। और जब भी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देगा, अपने से बोले जाओ, अपने से दूर भेज देगा, वो हो जाएगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये है सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे। तो एक यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिक थोड़ा बहुत हम दे देंगे। जैसे लिख लीजिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सबके सब कार्बन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड? पता है कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो हमने बना दिया एक बॉन्ड, दे दिया 2 हाइड्रोजन, हो गया 3 बॉन्ड, साथ में एक माइनस मतलब और एक बॉन्ड, कितना हो गया? 4 बॉन्ड। पर है माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज है तो माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर भेज देगा, इसीलिए दिखाएगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। नाइट्रोजन एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक 2 हो गया और एक माइनस दे दिया, 3 हो गया। समझ में आ गया? ऑक्सीजन कैन मेक हाउ मेनी बॉन्ड? 2 बना सकता है, एक बॉन्ड और एक माइनस से होके हो गया आपका 2 बॉन्ड। उसके बाद है कार्बोक्सिलेट आयन, ये दिखाता है आपका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद जो आता है आपका डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप। कौन आता है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका टेडी बियर, TDH। TDH का मतलब क्या है? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऐसे भी कोई इंडक्टिव इफेक्ट हम मानते नहीं, इसको जीरो ही मानते हैं। तो टाइटेनियम का क्यों ज्यादा है? टाइटेनियम का जो वेट है ज्यादा है, वहां पे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहता है, इसीलिए ये ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसीलिए यही है इसका रीजन। तो माइनस इफेक्ट को कैसे हम याद रखें? माइनस आई इफेक्ट को हम कैसे याद रखें? जैसे कोई भी एटम है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो पता है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होगा तो वो चाहिएगा कि अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का ट्राई करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कोई भी पॉजिटिव स्पेसेस अगर हो मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच रहा है, उसको पुल कर रहा है। तो हमने एक एग्जांपल सेट कर दिए यहाँ पे NF3। भाई साहब ये देखिए NF3, ये बहुत डेंजर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। NF3 साथ में आ जाएगा आपका NR3। आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, ये तो R मतलब अल्काइल ग्रुप है पर ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देगा। तो उसके बाद ये आता है SR2, ये उतना काम में नहीं आता, पर ये जो NH3 और ये 2 है, इन दोनों में कंपेयर करना बहुत मान सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कंपेयर? नाइट्रोजन है, आर कार्बन है, तो कार्बन क्या करे? इलेक्ट्रॉन देना चाहिए ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन का ज्यादा नहीं है। पर क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कैसे है? जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप के बीच में क्या बढ़ेगा? रिपल्सन बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एस कैरेक्टर बढ़ेगा। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और जब भी एस कैरेक्टर बढ़ेगा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। इसी रीजन से इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका नाइस एक टेबल, ये पहले ऐसे याद रखते हैं।
उसके बाद हम लेके आते हैं एक छोटा सा ट्रिक जिसको बोलते हैं नाइट्रो सायनो एल्डी एसिड। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नाइट्रोजन सीरीज टोटल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आया कार्बन सीरीज, जो भी दिख रहा है आपको, इसके बाद आया कार्बन सीरीज। तो ऐसे 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 कार्बन सीरीज। कार्बन सीरीज के बाद आज कौन आएगा बोलिए, कोई है और कोई है? कार्बन सीरीज के बाद आएगा ऑक्सीजन सीरीज। कौन सा सीरीज आएगा? नाइट्रोसाइनो एल्डी एसिड। हेलो एस्टर कौन आएगा? हेलो 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 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन। हेलो हेलो एस्टर, हेलो एस्टर आर सी ओ ओ आर। हेलो एस्टर, यहाँ से हम उठा लेंगे अल्कोक्सी, उसको रिप्लेस कर देंगे H से, हो जाएगा हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी हाइड्रोक्सी। उसके बाद आएंगे एल्काइल। क्या आएंगे? एल्काइन मतलब होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देन आता है कार्बन एल्काइल बेंजीन इन, एल्काइन बेंजीन ये है डबल बॉन्ड। उसके बाद आता है आपका इन मतलब डबल बॉन्ड। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, ये तो बेकार है, इसको पूछो ही मत। तो ये हो गया आपका माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर मेरे भाई। तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड क्यों ज्यादा होता है? सेम क्या है? सेम रीजन भाई, सेम रीजन। ये इसका हाइब्रिडेशन देख लो, इसका हाइब्रिडेशन है। परसेंटेज ऑफ स्कैटर देख लो, ज्यादा है 50%। तो जब भी परसेंटेज ऑफ स्कैटर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, पुलिंग पुलिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम पुलिंगेला पावर विल बी मोर, सो दैट इज द रीजन इट विल पुल द मोर, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। सो ये है सिंपल ऑर्डर, ऐसे याद रखना है। ये गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में पहले हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्पेसिफिकली we will talk here about the कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे हमने कोई भी एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो हमने यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा देंगे। तो ग्रुप अगर प्लस इफेक्ट भी हो सकता है और माइनस इफेक्ट भी हो सकता है। तो कौन सा इफेक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, चलिए बात करते हैं। तो जब भी हम एसिड के बारे में बात करते हैं तब इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी के बारे में। प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। ये जितना जल्दी देगा प्रोटॉन उतना अच्छा एसिडिक है, और जितना नहीं देगा उतना कम एसिडिक है, इतनी सी बात है। तो जब कोई भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे इंक्रीज करते करते इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और जब भी बढ़ाएगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, मतलब क्या हुआ, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज द बॉन्ड को ब्रेक करना भी टफ हो जाएगी, इसीलिए एसिडिटी कम हो जाएगा। जब भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जब आएगा तब क्या होगा, बॉन्ड का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक करने का जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एसिडिटी क्या हो जाएगा, एसिडिटी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला सीन है, डोनेटिंग के केस में डिक्रीज हो जाएगा और एक्सेप्टिंग के केस में बढ़ जाएगा। ये था एसिडिक स्ट्रेंथ। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारा है। फिनॉल का भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिसिटी भी है, बेसिसिटी ऑफ एमीन भी है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। तो इसको एक छोटे सा वर्ड में लिपटा लेते हैं। जैसे एमीन्स के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स है। तो जब भी कोई ग्रुप और एटम नाइट्रोजन के ऊपर आके उसका अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के थ्रू नाइट्रोजन के ऊपर उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ाएगा, तब क्या होगा, तब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो बेसिसिटी का मतलब है डोनर एबिलिटी। बेसिसिटी का मतलब है जितना अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, डोनर एबिलिटी नहीं है, वो न्यूक्लियोफाइल में आ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, तो जितना जल्दी ज्यादा देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा।
तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के बारे में बात करें तो 3 डिग्री ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डोनेटिंग हो रहा है। तो एमिन के बारे में भी हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इसके अंदर में 3 आता है। इंटरमीडिएट के अंदर में जैसे होता है कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, और एक आता है फ्री रेडिकल। तो जब भी हम कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल के बारे में बात करते हैं तो कार्बोकैटायन के 3-4 केस हम ले सकते हैं, फ्री रेडिकल का भी 3-4 केस हम ले सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ कार्बोकैटायन 3 डिग्री स्टेबल है, 3 डिग्री स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? जैसे हमने CH3 प्लस ले लिया, CH2 CH3 प्लस ले लिया, उसके बाद CH3 का होल 2 प्लस ले लिया। तो प्लस है, कैटायन है, मतलब यहाँ पे हमें वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे कोई मतलब कौन है साइड एटम, कौन है? हाइड्रोजन। तो डोनेटिंग हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था कि हाइड्रोजन डोनेट कर, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट उतना 0 ही मानते हैं हम। तो जब भी कोई CH3 ग्रुप आया यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 आया, तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा इसको। यहाँ पे क्या होगा? 2 कार्बन आया तो और ज्यादा स्टेबल है। जब भी 3 डिग्री लेंगे तब और स्टेबल होगा। यही रीजन है, जब भी कोई भी मतलब इंडक्टिव प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप वाला आता है तो इसको स्टेबल बनाता है। जैसे कार्बोकैटायन सुनते ही याद आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा तो ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन देके हैप्पी कर पाए। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला क्या करेगा? कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप इसको अनस्टेबल करेगा। तो चलिए कार्बन आयन की बात करते हैं। ये टोटल ऑपोजिट है। हमने बताया था कार्बन आयन मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा कोई ग्रुप चाहिए जो उसका नेगेटिव चार्ज को खींच ले ताकि उसको स्टेबल, क्योंकि कोई भी चार्ज में नहीं रहना पसंद नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में। तो जब भी कोई ग्रुप आके खींच लेगा तो उसका कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वही वाला है। तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा ये वाला, CH3 माइनस CH2 CH3 माइनस CH3 का होल 2। ये जो आया ये है 1 डिग्री, ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। इस केस में जहां पे जितना ज्यादा ये क्या है डोनेटिंग इफेक्ट, एक तो नेगेटिव चार्ज है, फिर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन होगा और मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। तो यही इसीलिए इसका स्टेबिलिटी होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसका स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये सिंपल सी बात है यहाँ पे। फ्री रेडिकल सिमिलर टू कार्बोकैटायन। कैसे कार्बोकैटायन? जैसे हमने CH3 डॉट ले लिया, CH2 CH3 डॉट ले लिया, और CH3 का होल 2 ले लिया। तो ऐसे यहाँ पे देखिए ये क्या है? पी ऑर्बिटल है। तो इस केस में हम क्या बोल रहे थे? वैकेंट पी ऑर्बिटल। पर इस केस में हम क्या बोल रहे हैं? ये वैकेंट नहीं है, ये पार्शियली फिल्डेड पी ऑर्बिटल है, पर ऑक्टेट फील्ड नहीं है ना। तो इसीलिए क्या करेगा? जो भी कोई डोनेटिंग ग्रुप आएगा इसको स्टेबल करेगा। तो सिमिलरली स्टेबिलिटी, इसका जो स्टेबिलिटी है प्लस इफेक्ट आके वही 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? बहुत सिंपल सा चीज, जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप आएगा कार्बोकैटायन पे उसको स्टेबल कर देगा, जब भी कोई विथड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो इसको अनस्टेबल कर देगा। कार्बोकैटायन में टोटल उल्टा, और फ्री रेडिकल भी सिमिलर है लाइक कार्बोकैटायन। चलिए, तो ये एप्लीकेशंस पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशंस पढ़ने से पहले जो बहुत हमें थोड़ा कॉन्जुगेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं कि कॉन्जुगेशंस को थोड़ा कवर करने का ट्राई करेंगे विद इन शॉर्ट टाइम। तो हम थोड़ा कॉन्जुगेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं कॉन्जुगेशंस। तो कॉन्जुगेशंस सीखने से पहले और एक छोटा सा हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग थ्योरी। बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वहां पे क्या होता है? जैसे हम एक शॉर्ट टर्म में इधर में एक छोटा करके डायग्राम बनाते हैं ऐसे। तो हमने मान लीजिए कि यहाँ पे CH2 CH2 इसका एक एल्किन है, इथिन गैस है। तो इसका अगर हम मतलब डायग्राम बनाना चाहें ऐसे तो बहुत सिंपल है, ना भी टफ में नहीं लेना है, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। 2 बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है। तो उसको ही हम जस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है? ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो इसका ये सबसे नीचे होगा,
उसके बाद हमें पता है कि मतलब पाई बॉन्ड स्टेबल है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो ये हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये हो गया आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसके बाद अगर इधर चला गया, ये होता है एंटी बॉन्डिंग, जहां पे आपका मतलब एंटी बॉन्डिंग टू टाइप होता है ना, एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है। तो ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई। तो सिग्मा का अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसका एंटी एंटी बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, ऐसे अनस्टेबल। पाई का अगर ये मिड मॉडरेट है तो ये भी पाई स्टार मॉडरेट में आएगा। तो यहाँ से हमें जो सीखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ। बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छे से सुनिए, सिग्मा बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं होमो, किसको? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन फील्ड है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके बाद जो है इसको बोलते हैं लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमोलुमो इंटरेक्शंस हम पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में उतना टफ नहीं है। तो जो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेन है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका पाई स्टार में जाएगा मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। जब भी इलेक्ट्रॉन आपका पाई स्टार में जाएगा तब पाई बॉन्ड पक्का टूटेगा। पाई बॉन्ड टूट रहा है मतलब उसका पाई स्टार में गया है, एक ट्रांजिशन है। सिग्मा बॉन्ड है, जब भी इसका सिग्मा स्टार पे जाएगा तब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, तब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, तब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। पाई, जब पाई में जाएगा तो पाई स्टार में जाएगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा स्टार में जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। तो जब भी कोई बॉन्ड टूट रहा है तब उसको हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करते हैं। नो नो नो, हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले भी ये कॉन्जुगेशन है ना, तो कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने कोई भी पाई बॉन्ड ले लिया, उसके साथ और एक पाई बॉन्ड ले लिया, तो बताइए कौन सा ट्रांजिशन होगा? ये पाई टू, पाई बॉन्ड टूट रहा है ना, देखिए पाई बॉन्ड टूट रहा है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है पाई स्टार के तरफ से, ये हो गया। तो उसके बाद हम इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे कोई भी ए पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो कहाँ पे आ रहा है? ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है पी ऑर्बिटल का कौन सा साइड पे? वैकेंट पी ऑर्बिटल पे। चलिए अब इस पे हम फिर से फ्री रेडिकल भी ले सकते हैं। फ्री रेडिकल मतलब तो आपको पता है, पार्शियली फील्डेड पी ऑर्बिटल, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका पार्शियली फील्डेड पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी, पार्शियली फील्डेड और पी ऑर्बिटल पे। तो ये सारा चीज हमें जानना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका कोई भी ऐसे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे ऐसे करके दे दिया, तो ये क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमने सीखा है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? फिर से पॉजिटिव दिख गया मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये सब ट्रांजिशन हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सीखेंगे। ये क्या है? एक ये वाला सीन के बाद दो हाइपर कॉन्जुगेशन का केस हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे करके दो हाइड्रोजन है, तो ये इधर भी जा सकता है मेरे भाई ऐसे। तो जब भी ऐसे जाता है तो किधर से किधर गया बताइए? सिग्मा गया, सिग्मा से किधर गया? सिग्मा पाई स्टार पे गया। तो इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप से पढ़ेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे लिखना चाहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और बोलना चाहते हैं, तब भी हमारा दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ जाता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक नाथन बेकर नाम का एक लोग था, एक साइंटिस्ट था, जो भैया नाथन बेकर भैया है। तो उन्होंने क्या किया, एक बेकार सा इफेक्ट दे दिया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बेकार सा नहीं, उसका नाम है नाथन बेकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाया, बेंजीन का सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट करके कराया। तो उसका ऑर्डर चेक किया, उसके थ्रू हम जो देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो बताइए चार साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, इन लोगों को बेंजीन बना देते हैं, बेंजीन।
तो यहाँ पे हमने अगर CH3 लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल बेंजीन या फिर टोलुइन नाम है इसका। यहाँ पे हमने इथाइल बेंजीन बना देंगे इसको। यहाँ पे हम बना देंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बना देंगे टार्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन था, इसके साथ थ्री हाइड्रोजन था। यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ दो कार्बन है, एक कार्बन के साथ थ्री कार्बन है। जस्ट कार्बन नंबर इंक्रीज, डिग्री ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट इसका इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होना चाहिए बताइए। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री जो होता है ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप दिखाता है। तो हम इसका नंबरिंग आगे कर दे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो आप बोलेंगे ये तो मुझे पता है, ये हो जाएगा 4 3 2 1। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को लेके आओ मेरे भाई, वो जाके ठक अटक करेगा और आ जाएगा। तो ज्यादा रिएक्शंस यही देने वाला, डेफिनेटली यही देने वाला है। पर यहाँ पे आ गया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद आ गया डिफरेंट रिजल्ट। कैसा रिजल्ट आया इसका ठीक ऑपोजिट। क्या हो गया, इसका टोटल रिवर्स हो गया भाई साहब, टोटल रिवर्स हो गया। अब तो दिमाग सटक गया कि भाई क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो नाथन बेकर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीका अप्लाई किया, जिसका हम हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या किया इन्होंने। तो इन सबको इरेज कर लेते हैं, एक कोई समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम अच्छे से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये कार्बन है, इसके साथ और एक कार्बन है। तो इन्होंने बोला कि ये जो चीज है, हम जब इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के साथ कराना चाहते हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तब ये रिएक्शंस ज्यादा देगा। तो इसको किसी भी तरह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। तो देखिए उन्होंने बताया इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द ओवरलैपिंग थ्योरी ऑफ बेंजीन overlapping of p orbital of benzene, overlapping of p orbital of benzene with the alkyl hydrogen, with the adjacent alkyl hydrogen. It can be explained by the p orbital of benzene with alkyl group, adjacent alkyl group hydrogen bond, CH bond. तो इसको इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो ये जो है ये एडजेसेंट है, ये पाई बॉन्ड के साथ ये एडजेसेंट कार्बन है। इस कार्बन में जो बॉन्ड दिख रहा है हमें, ये है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो बताइए क्या बन गया यहाँ पे, बताइए। तो ऐसे हम बनाते बनाते जाएंगे, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ये फिर से माइग्रेट करेगा, ये ऐसे आएगा। हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं बस, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये माइनस आ गया, ये आ गया। उसके बाद इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखा देंगे, माइनस, ये माइग्रेट कर गया ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया माइनस, डबल बॉन्ड C H। अरे भाई हम तो भूल ही गए कि जिसको ये जो हाइड्रोजन प्लस है ये है, हाइड्रोजन प्लस है ये है, हाइड्रोजन प्लस है यहाँ पे ये है। तो एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके इतना सारा स्ट्रक्चर दे दिया, देख रहे हैं आप। तो जब भी ऐसे आएगा तो ऐसे 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 ऐसे, टोटल रेजोनेंस हो गया एकदम पूरा, 1 2 3 ऐसे बन गया। तो एक के लिए हमें कितना स्ट्रक्चर मिल रहा है देख रहे हैं आप, एक रेजोनेंस 3 स्ट्रक्चर हमें इधर से मिल रहा है। तो एक तो सोचिए एक बार, ये जो एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 3 बार रेजोनेंस दिखाएगा। और रेजोनेंस में क्या हो रहा है, 3 पोजीशन में हो रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, 3 बार करके। तो एक एक बेंजीन 3 टाइम दिखा रहा है, और उसके बाद 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है। तो हमने क्या किया, इसको काउंट कर लेते हैं। तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 बार, तो 3 + 3 + 3 कितना स्ट्रक्चर हुआ, हो गया आपका 9।
उसके बाद जो पहले स्ट्रक्चर था जहां पे इन सब केस में क्या है, आपका हाइड्रोजन टूटा हुआ है, हाइड्रोजन टूटा हुआ है, हाइड्रोजन CH बॉन्ड इन्वॉल्व, CH बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है, पर यहाँ पे टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो कितना टूटा हुआ है, एक स्ट्रक्चर और दो स्ट्रक्चर, तो दो स्ट्रक्चर मिलेगा ना, तो इसके लिए ये टोटल हो जाएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा HC, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा 11। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ये? तो ये वाला चीज हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही दे रहा है, इसलिए ये ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिएक्शंस दिखाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हम जब भी पढ़ते हैं उस केस में ये तो हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट हम जानेंगे, जैसे इसको हम लिख के रख देते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम पॉइंट लिखते जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो बताइए, जब ये बॉन्ड यहाँ पे था, ये बॉन्ड जब यहाँ पे था, तो ये बॉन्ड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका हम क्या रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं ना, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं ना। ये बॉन्ड पहले से था, ये तो नहीं टूटा यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बॉन्ड आता है ऐसे, उसके बाद ये पूरा ऐसे सर्कुलेट करता है पूरा रिंग पे, तो ये आपका है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि ये जो CH बॉन्ड है, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितना है बताइए, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो देख के पता लग रहा है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, चलिए रेजोनेंस के हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो इसको किसने दिया, ये जो इफेक्ट है इसको किसने डिस्क्राइब किया, नाथन बेकर, नाथन बेकर इफेक्ट भी बोल देते हैं इसको, नाथन बेकर इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये कौन सा टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो इतना सारा कुछ, इसको हम क्या, देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेंस टाइप का, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसको हम बोल देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। तो इतना सारा पॉइंट्स एक छोटा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बोल देते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, कैसे कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, वो हम जानेंगे अब। तो चलिए लिख देते हैं कंडीशन, कंडीशन 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 फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताएंगे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसके लिए हम बोलेंगे भाई पहले क्या हुआ था, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, भैया ये 1 कहां से आया, हमने पहले देखा था जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट नहीं रहा था, तो वो एक्स्ट्रा किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन, चलिए कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 हम देखेंगे, जैसे हमने कोई भी डबल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे हमने ले लिया एडजेसेंट पे कार्बन, कार्बन पे क्या होना चाहिए, कार्बन पे मस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम या फिर ट्रिटियम, ये 3 में से एक होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए जैसे भी हो। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन मिनिमम sp2 होना चाहिए, मिनिमम नहीं sp2 ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, आप बताइए 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 मुझे, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। हाँ, ये क्या है, sp3 है, ये क्या है कार्बोकैटायन मतलब sp2 है, तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, क्या इसमें, आप बताइए क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है।
हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये है आपका, क्या है बताइए, ये है आपका, इसका हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा है, ये है आपका sp2, और ये जो कार्बन है sp3, ये तो डबल डबल मिल रहा है sp3। तो बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन, थ्री, थ्री कितना, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। कितना अल्फा हाइड्रोजन, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे हम बता सकते हैं, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा ऑन पे जहां पे वो टूटा नहीं है वो वाला बॉन्ड। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे ऐसे अब मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब दिखाता है, कार्बोकेटाइन दिखाता है, फ्री रेडिकल दिखाता है, पर एनायन नहीं दिखाता, कार्बन आयन नॉर्मली नहीं दिखाता है। तो जब भी हम ये हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो ये भी टू टाइप का होता है, एक होता है प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन और एक होता है माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब भी प्लस के बारे में बात करते हैं तो हमने जो पहले वाला एग्जांपल देखा वो प्लस एच का ही था। मतलब क्या, जो भी, जब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश पुश कर देगा, पुश कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तब ये हो जाएगा प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा तब यह हो जाएगा माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। तो माइनस एच को समझने के लिए और एक ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आता है, चलिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे छोटा छोटा करके। जैसे हमने ले लिया एक बेंजीन, क्या ले लिया भाई, बेंजीन ले लिया। उसके बाद हमने ले लिया बेंजीन, बेंजीन के साथ जोड़ दिया Cl 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 Cl। तो आप लोगों को देख के पता लग रहा है, तो कोई भी बता देगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ए और बी में से अगर कंपेयर करवाया जाए तो आप बोलेंगे अरे पागल है क्या, ए का तो ज्यादा होगा देन बी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई नो इंडक्टिव इफेक्ट इसका माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो माइनस आई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, कम होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस नहीं दिखा पाएगा। इसका इससे ज्यादा तो इससे होना ही है। पर जो एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड जो हम करे थे, एक्सपेक्ट करे थे कि कितना कम होगा, पर उससे बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ए होता है देन बी। ऐसा क्यों होता है, इतना ज्यादा क्यों होता है, ये तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो कैसे बताएंगे, तो चलिए बता देते हैं ना। जैसे हम एक बेंजीन ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे 3 क्लोरीन डाल देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो पाई है, बताइए क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है और ये यहाँ से यहाँ जाता है। तो क्या हुआ, मैंने सिखाया था कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। तो मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है, पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार। समझ में आ गया, पाई टू सिग्मा स्टार, ये गई बात। और नॉर्मल केस में क्या हो रहा था, नॉर्मल केस में हमने देखा था यहाँ पे, नॉर्मल केस में हमने देखा था ऐसा था, जैसे कोई भी सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये आ रहा था और ये टूट रहा था। मतलब क्या हो रहा था, सिग्मा जा रहा था आपका पाई स्टार पे, जब कैटायन के केस में था यहाँ पे भी सिग्मा जा रहा था आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल पे, और जब आपका फ्री रेडिकल था तो यहाँ पे भी आपका सिग्मा जा रहा था पार्शियली फिल्डेड पी ऑर्बिटल पे, पार्शियली फिल्डेड पी ऑर्बिटल पे। तो ये सारा कॉन्जुगेशन, ये सारा है प्लस एच और ये भैया है हमारा माइनस एच। तो प्लस एच के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा है और ये क्या कर रहा है, माइनस एच के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी विथड्रॉ करेगा तब इसका रेट बहुत बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत कम रेट ऑफ रिएक्शंस दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में। तो इतनी सी बात हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशंस के बारे में। तो जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशंस के एप्लीकेशंस लिख देते हैं, एप्लीकेशन, तो बहुत दिल में दो सवाल आता है, एक आता है स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और दूसरा भैया आता है, दूसरा भैया को बाद में करते हैं, पहले एल्कीन को दिखा देते हैं। तो चलिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके साथ ऐसे 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 ऐसे, उसके साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे 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 ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, उसके बाद कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे ऐसे। तो बताइए, इसका इनमें से कौन किससे ज्यादा स्टेबल है? अरे हाइड्रोजन क्यों पुट कर रहा हूं मैं, गधा हूं क्या? तो चलिए ये देख लीजिए यहाँ पे, तो कार्बन है, मतलब कितना हाइड्रोजन है? एक कार्बन में 3 3 3 3 3। तो ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। तो कितना? 4 × 3 12 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस केस में भी इसमें होगा 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या हो गया मेरे भाई, ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? जब भी ये दो एक ही साइड में होता है तो दोनों मिलके एक ही कार्बन पे बढ़ा रहा होता है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इससे इससे ज्यादा होता है। तो यही सिस्टर्स हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, इजीली हम समझ जाएंगे। समझ में आ गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स? तो बहुत इंटरेस्टिंग है एल्केन्स को। तो ये जो आपका एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भर भर के हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो सेकंड एप्लीकेशंस है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो जब भी हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशंस कैन स्टेबलाइज कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। तो चलिए इसका एक देखते हैं कैसे स्टेबलाइज करते हैं। सेकंड पॉइंट है एप्लीकेशंस का, सेकंड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें से आता है दो, इंटरमीडिएट में से यहाँ पे दो आता है, एक आता है कार्बोकैटायन, एक आता है फ्री रेडिकल। और अगर कार्बन के बात हम करें तो कार्बन का यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका कोई स्टेबिलिटी हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो फ्री रेडिकल के केस में और कार्बोकैटायन के केस में दोनों सिमिलर टाइप का स्टेबलाइजेशन यहाँ पे दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशंस। तो जब भी हमने कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं तो कार्बोकैटायन का बहुत सारा रिएक्शंस ऑर्गेनिक में है। तो जैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, क्यों रीअरेंजमेंट होता है, ये सब कुछ हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब कुछ हम। तो मेन जो थिंग्स है यहाँ पे वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, जब भी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। तो वही वाला सीन हम यहाँ पे भी, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल्स ले लिया, यहाँ पे ले लिया CH3 प्लस CH2 CH3 प्लस, उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लिया CH3 होल 2, और एक एग्जांपल ले लिया CCH3 होल 3। सबके ऊपर प्लस है, तो सबके ऊपर प्लस है मतलब सबके सब कार्बोकैटायन है। और जब भी हमें कार्बोकैटायन दिखेगा तब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो इसके ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल इसका है कार्बन का, इसके साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो इसके साथ कोई कार्बन है क्या? नहीं है ना। तो जो एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए इसका, तभी तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता। तो इसके केस में आइए, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है ना, तो ये जो 3 हाइड्रोजन मिलेगा ये आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन मिल गया? 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गया। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन?
इसके साथ 2 कार्बन लगा हुआ है और 2 कार्बन में कितना कितना हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। आइए 3 डिग्री के लिए, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हुआ है और उस 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ है, उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसीलिए ये 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, 1 डिग्री देन 3 सुपर डिग्री, दैट इज द रीजन। और फ्री रेडिकल टोटल सिमिलर है, इसके जैसे सिमिलर है, जैसा इसका कार्बोकेटाइन का बहुत सारे एप्लीकेशन है, पिनाकोल पिनाकोल रिएरेंजमेंट पढ़ेंगे, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे जब कैटायंस आएगा उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है, तो सब केस में हम तब हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। और जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल भी टोटल सिमिलर इसके जैसा ही है, डॉट ए है 0 डिग्री, उसके बाद ये CH2CH3 सुपर प्राइमरी बोलते हैं इसको, उसके बाद है CH3 का होल 2 CH3 का होल 3, सबके ऊपर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना, सबके ऊपर फ्री रेडिकल लगा दिए। तो इसका मतलब भी पी ऑर्बिटल है, पर ये पार्शियली फिल्डेड पी ऑर्बिटल है, ये पार्शियली फिल्डेड पी ऑर्बिटल है। जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, उसके साथ इसके इसमें देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन, हमें तो हाइड्रोजन नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कार्बन, एडजेसेंट कार्बन चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में एक एडजेसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सिमिलरली इसके जैसा भी है, इसका भी 2 कार्बन अटैच है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी कितना कम, 3 कार्बन है, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्टेबल ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यही एक्चुअल रीजन होता है। तो फ्री रेडिकल का भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे जब हम ऊर्ज रिएक्शन करेंगे, ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन करेंगे, उसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन करेंगे, ये सब केस में हम ये जानेंगे इसके बारे में। और कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, सब तब फ्री रेडिकल आएगा एक बाई एक। उसके बाद जब पेरोक्साइड यूज करके हम करेंगे तो फ्री रेडिकल का भी बाद में जगह पढ़ेंगे। तो ये इतना इसका एप्लीकेशंस सफिशिएंट है। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस, रेजोनेंस का मतलब होता है इकोज ऑफ साउंड। तो हम जब भी कोई भी मॉलिक्यूल लेके उसका रेजोनेंस स्टडी करते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, एक बेंजीन है, जैसे एक बेंजीन है, ये बेंजीन का ये है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को हम जब ऐसे अच्छे से ड्रॉ करते हैं तब हम समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का मतलब ऐसे पाई बॉन्ड करके दो दो करके पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये सर्कुलेट करके यहाँ पे आता है, ये फिर यहाँ पे आता है, ये फिर यहाँ पे आता है, ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। तो इसको हम ऐसे नॉर्मली ऐसे भी मतलब शो कर सकते हैं, ये जो है इसके ऊपर इसके नीचे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर भी नीचे भी, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पीड में सर्कुलेट करता है। तो इसको हम नॉर्मली जब प्रोटॉन एनर्जी में पढ़ेंगे तो मतलब समझ पाएंगे कैसे कैसे रेजोनेंस होता है। तो जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, 2-4 एग्जांपल लेके समझेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पे बेंजीन। तो ये बेंजीन को देख के आपको लग सकता है कि इसका ये डबल बॉन्ड है पर ये सिंगल बॉन्ड है। अगर इस बॉन्ड को हम ए से डिनोट कर दे, इस बॉन्ड को हम बी से डिनोट कर दे, तो आपका नेचुरली क्या समझ में आएगा, यहाँ से आप बोलेंगे कि जो बी बॉन्ड है उसका लेंथ है बड़ा है देन ए, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ लेंथ ऑलवेज बड़ा होता है, इस करेक्टर कम होता है इसीलिए। और डबल बॉन्ड जो होता है उसका लेंथ छोटा होता है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, तो ऐसा बोलेंगे। पर एक्चुअल केस में जो होता है, एक्चुअल केस में जो होता है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हम जब भी इसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसा सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बाई सिग्मा बॉन्ड, जहां पे ये रेजोनेंस इन्वॉल्व है जिस सिग्मा बॉन्ड पे। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड पे इन्वॉल्व है हम देख सकते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड पे 6 सिग्मा लिख दिया। उसके बाद पाई कितना बॉन्ड है 3, उसको डिवाइड करो, कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है 6, तो 9/6, इसको हम कट करेंगे तो 3/2 इक्वल्स टू 1.5। तो हर एक बॉन्ड का लेंथ कितना होगा यहाँ पे, हर एक बॉन्ड का लेंथ 1.5 होगा यहाँ पे। तो यही यहाँ पे रेजोनेंस ए वाला चीज एक दिखा रहा है। तो ये कोई भी बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं है, सबके सब इक्वल हो जाते हैं। तो जब भी रेजोनेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो ऐसे 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 हो जाएगा। तो
तो ये दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इसको हम जो पार्ट में ऐसे दिखाते हैं तो ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब ये पाई बॉन्ड ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो जब भी हम रेजोनेंस के बारे में जब पढ़ते हैं तब बोलते हैं इफ यू वांट टू एक्सप्रेस और टेल द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, इफ यू वांट टू टेल अ प्रॉपर्टी ऑफ अ compound, so single representation is not sufficient to explain the all properties of this compound, so required more than two structure or representation. These all structures are known as resonance structure and the actual one is known as resonance hybrid. तो हमने क्या, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये जो इतना आप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब हाइपोथेटिकल है। तो इसको बारे में लिखेंगे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है सब के सब क्या है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये होता है आपका एक्चुअल, एक्चुअल होता है आपका, रियल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड वाला होता है रियल। तो यही एक छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब रेजोनेंस इफेक्ट। और भी बहुत सारा रेजोनेंस एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कार्बोनेट आयंस का, चलिए पढ़ लेते हैं कार्बोनेट आयन के बारे में थोड़ा। जैसे कार्बोनेट आयन CO2 CO3 2 इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, CO2 CO3 2 तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है। तो हम अगर दिखाए तो ए वाला ऐसे माइग्रेट करके ऐसे जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस, ये हो जाएगा आपका कार्बो ऑक्सीजन माइनस। तो ये फिर से इधर आ सकता है, ये फिर से इधर आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो जैसा था उसको ऐसे रखिए, यहाँ पे ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। तो कितना स्ट्रक्चर मिला, एक मिला, दो मिला और तीन मिला। ये सब तीन के तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। तो ये सब के सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, जैसे कार्बन ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो सब केस में फिक्स्ड है ना, सिंगल बॉन्ड फिक्स्ड है। तो कितना चार्ज है बताइए, दो चार्ज है, दो माइनस चार्ज है। दो माइनस चार्ज कितने एटम पे सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सर्कुलेट, ये तीन में सर्कुलेट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दो माइनस चार्ज तीन एटम पे सर्कुलेट कर रहे हैं, 2/3 -2/3 -2/3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। जैसे ये वाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब क्या ट्राई करेंगे, कितना भी सिग्मा बॉन्ड है काउंट करेंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड, तो हो गया 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा बॉन्ड, कितना 4/3, ये आएगा आपका 1.33 समथिंग। ये जो 1 है ये डिनोट करता है आपका सिग्मा बॉन्ड को, और जो 33 है ये डिनोट करता है आपका जो पाई बॉन्ड जो सर्कुलेट हो रहा है वो पाई बॉन्ड का। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी रेजोनेंस को समझने के लिए। तो ऐसे भी हम बोल सकते थे कि ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा है, ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था रेजोनेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में डायरेक्ट चलेंगे। रेजोनेंस का बहुत सारा स्टेबिलिटी रूल्स भी है, तो स्टेबिलिटी रूल्स अब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। चलिए तो रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जब भी रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जैसे साइड में कोई भी एक एग्जांपल्स ले लीजिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ सोच लीजिए कि कोई भी एक एटम है जिसके पास p ऑर्बिटल है, जिसके एडजेसेंट में p ऑर्बिटल है, एटम या फिर ग्रुप है, कोई भी एटम या ग्रुप है जिसके पास एडजेसेंट में p ऑर्बिटल है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, रेजोनेंस क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा वाला, ये जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से, ड्यू टू डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम और ग्रुप है उसका p ऑर्बिटल की वजह से, p ऑर्बिटल ऑफ ड्यू टू p ऑर्बिटल ऑफ
directly attached atom or group is known as रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट को समझाने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, देखिए कोई भी पाई बॉन्ड है, उसके साथ जो अटैच है, अटैच एडजेसेंट पोजीशन पे जो भी एटम अटैच है या फिर ग्रुप अटैच है, उसके पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर पी ऑर्बिटल है तो ये क्या करेगा, ये पी ऑर्बिटल है, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा किसको, इस पाई इलेक्ट्रॉन को, ड्यू टू दिस पी ऑर्बिटल आइदर इस साइड पुश करेगा और आइदर दिस साइड पुल करेगा। पुशिंग और पुलिंग की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके वजह से जो इफेक्ट शो करेगा, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। समझ में आ गया? तो रेजोनेंस इफेक्ट टू टाइप ऑफ होता है, एक होता है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर, एक होता है माइनस आर। तो हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, प्लस और क्या होता है और माइनस और क्या होता है। जैसे फिर से और इसको और एक बार ड्रॉ किया ऐसे, तो एटम और ग्रुप यहाँ पे भी अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन्स। तो सोच लीजिए कि ये जो एटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब लोन पेयर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई आल्सो नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दोनों एक दोनों को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से ये इसको इधर पुश कर देगा, ये इसको इधर पुश कर देगा। तो जो भी एटम और ग्रुप है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज देगा, अवे फ्रॉम इट्स, दैट इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट, दैट इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट। अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है, अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो हमने पढ़े थे कि कहीं भी वैकेंट ऑर्बिटल हो तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर जाता है। तो इस टाइप ऑफ, तो ये क्या करेगा, ये इधर से इधर जंप करके आ जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये पुल कर रहा है, इसको हम बोलेंगे प्लस आर, माइनस आर इफेक्ट, इसको हम बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट। ये था नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे कौन सा ग्रुप है जो प्लस आर दिखाता है और कौन सा ग्रुप है जो माइनस आर दिखाता है, कौन सा ग्रुप है जो प्लस आर दिखाता है और कौन सा ग्रुप है जो माइनस आर दिखाता है। तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिसपे आपको याद रखना पड़ेगा कि जिसके पास भी लोन पेयर हो, नॉर्मल केस में जिसके पास भी लोन पेयर हो, वो आपको दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि लोन पेयर को रिपेल करेगा और पाई बॉन्ड को दूर भेज देगा। जैसे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबको वैलेंसी फिल कर दीजिए। जैसे ये सब के सब आपको दिखाएगा माइनस आर इफेक्ट। उसके बाद कोई भी न्यूट्रल एटम हो जिसके पास लोन पेयर है, जैसे ले लो OH, NH2 और ये फिर NHR, NR2, ये सब के सब आपको दिखाएगा प्लस आर इफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी NH है, उसके साथ हमने पाई ऐसा कर दिया है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद कि वो होता है क्या होता है। ये सब आपको प्लस आर दिखाएगा जब इसके साथ डायरेक्ट अटैच्ड होगा। या फिर कोई भी एस्टर ले लीजिए, ये है अमाइड, ये है एस्टर, कोई भी एस्टर ले लीजिए, सब के सब आपको प्लस आर दिखाएगा। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ना, इसका पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो माइनस आर इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है या फिर वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल है, तो जब भी देखेंगे कोई भी है जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, जैसे बोरॉन ले लीजिए BH2, ये आपको दिखाएगा बहुत इजीली। कोई भी कार्बोकेटायन लीजिए CH2+, ये आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, जैसे बेंजाइल केटन के केस में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नॉर्मल केस में कोई भी पाई स्टार है जिसके पास पाई बॉन्ड अवेलेबल है, जैसे कोई भी पाई बॉन्ड A बॉन्ड B ऐसा है, अगर B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, देन इसको इधर पे पुश करेगा ना। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नाइट्रोसो, उसके बाद आता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव। उसके बाद कोई भी कीटोन्स हो, तो ये सब ग्रुप आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड हो,
सब आपको माइनस आई इफेक्ट दिखाते जाएगा। जैसे इसके बाद कोई भी, अब इधर में और एक चीज है, तो ये इस साइड हम अटैच कर रहे हैं, इस साइड में अगर कोई एस्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक एस्टर है पर एस्टर में ऑक्सीजन इस साइड था, इस एस्टर में ये वाला ऑक्सीजन इस साइड में है। और भी सिमिलरली ये भी ऐसे होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे एन इस साइड है, अटैच इस साइड पे है पर एन उस साइड है। तो ये जो पाई स्टार जब भी मतलब पाई बॉन्ड है मतलब पाई स्टार है, और पाई स्टार में मतलब एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग के थ्रू ए इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। ये वाला टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। तो जितना भी प्लासर इफेक्ट वाला ग्रुप है, इसको एक्टिवेशन का भी 3 टॉपिक में डिवाइड किया जाता है। इसको है स्ट्रॉन्ग, जो है बहुत स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट करता है, एक है मॉडरेट, एक है वीक, और इधर में डीएक्टिवेशन में भी इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये होता है स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। तो बताइए स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ऑक्सीजन माइनस, NH माइनस, CH2 माइनस। उसके बाद आ जाएगा आपका OH, जिसके पास फ्री लोन पेयर होगा, ऐसे नॉर्मली NH2 होगा, NHR होगा। ये सब के सब आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये सब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मॉडरेट में कौन आता है? मॉडरेट में जब भी देखना कि हमारा यहाँ पे कौन ऑक्सीजन था, लोन पेयर दे रहा था, इसके साथ हमने क्या किया, फिर से पाई स्टार वाला कोई ग्रुप अटैच करवा दिया। तो ये पाई स्टार क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर 100% जा रहा था, ये पाई स्टार अटैच करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन 50% इधर भी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 50-50 में डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये हो जाता है आपका मॉडरेट, ये हो जाता है आपका मॉडरेट। समझ में आया? मॉडरेट। और वीक में कौन आएगा? वीक में जैसे कोई भी मिथाइल ग्रुप हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सब पढ़े थे, ये सब मिथाइल ग्रुप ये बहुत वीकली दिखाता है, बहुत वीकली दिखाता है, ये सब आपको एक्टिवेट करेगा ऐसे। तो एक्टिवेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद डीएक्टिवेशन के बारे में चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंडीशन खड़ा हो जाता है, जब भी हम वीक के बारे में बात करते हैं तो हमने तो वहां पे पढ़ा था प्लस आर इफेक्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमने क्या पढ़ा था कि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, और ये डीएक्टिवेटिंग क्यों हो रहा है? तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजन केस है, हैलाइड हैलाइड आयंस है, ये सब आयंस के केस में जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस दिखाता है, पर जो माइनस आई इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट इसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट से माइनस आई इफेक्टिव होता है, इसीलिए ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। ऐसे कि इतना ज्यादा डीएक्टिवेट करता है ताकि बेंजीन से भी, नॉर्मल बेंजीन से भी कम हो जाता है इसका। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन होगा? जिसके पास कोई भी बॉन्ड होगा, जैसे नाइट्रो, सायानो, C++N, नाइट्रोसो, ये सब के सब दिखाएगा। अब हमने बताया था कि यहाँ पे कोई भी था, हमने इस साइड में लगा दिया था ऑक्सीजन, तो ये क्या कर रहा था, ये डायरेक्ट 100% यहाँ से विथड्रॉ कर रहा था, तो इसका लोन पेयर होने की वजह से यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50, तो 50-50% में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये मॉडरेट है। सिमिलरली इसको भी हम बोल सकते हैं एमिन के केस में भी, ये भी 50-50 केस में डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये मॉडरेट है। तो डीएक्टिवेशन एक्टिवेशन यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जो हैलाइड के केस में हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल्स लेंगे हैलाइड के केस में एक्चुअल में क्या होता है। जैसे आप एक हैलाइड के एग्जांपल्स ले लीजिए, कोई भी बेंजीन ले लीजिए, एक बेंजीन का एग्जांपल्स हमने ले लिया ये वाला, उसके बाद एक और एक बेंजीन लिया, उसके साथ हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के कोई भी हैलाइड दे दिया, क्लोरीन दे दिया। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, आप कैसे बताएंगे कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? तो आप बोलेंगे बाप रे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, तो ये तो प्लस आर दिखाएगा, ये माइनस आई भी दिखाता है, और यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो प्लस आर ज्यादा रिएक्ट, नॉर्मल केस में प्लस आर ज्यादा इफेक्टिव होता है देन माइनस आई। बट इन दिस केस
ये जो माइनस आई है ये डोमिनेट करेगा देन प्लस आर, दैट इज द रीजन ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो जाएगा। तो जब ये वाला सीन यहाँ पे हमने समझ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, जैसे हम किसी का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। जैसे कोई भी ग्रुप हो, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये कर रहा है टोटल एक्टिवेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आएगा बेंजीन। बेंजीन ये क्या करेगा आपका, ये नॉर्मल है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरोबेंजीन है ये उससे उसके बाद भी जो आएगा ये है हाईली डीएक्टिवेटिंग। ये कौन आएगा आपका, ये आएगा कोई भी, जैसे आप ले लो ना पाई स्टार बॉन्ड कोई भी, तो ये ऐसे ऐसे होता है। ये पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, और तो बेंजीन तो का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ये इससे भी लेस रिएक्टिव हो जाता है, और ये तो है ही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में। तो हम ये ऐसा क्यों होता है ये सब बताएंगे। तो पहले चलिए स्टडी करते हैं प्लस आर इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस के थ्रू इसका एनिलीन और उधर से एल्डिहाइड का, दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन पोजीशन के बारे में हम पता लगाएंगे, ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे हमने कोई भी बेंजीन ऐसे ले लिया, बेंजीन के ऊपर हमने NH2 लगा दिया, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, बोले लोन पेयर हो जाएगा लूज, ये पाई बॉन्ड कर लेगा यूज। तो ऐसे ऐसे ये बॉन्ड आएगा यहाँ पे होगा जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा NH2 प्लस। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर से माइग्रेट करेगा, जो था ये फिर से आएगा। फिर रेजोनेंस के थ्रू हम जो चीज दिखाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बन गया बॉन्ड, आपका हो गया NH2 प्लस, यहाँ पे हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस फिर से माइग्रेट करेगा, फिर से आपका यहाँ पे आएगा, तो माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे ये हो गया NH2 प्लस, फिर से आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल, फिर से जो बना था सेम टू सेम, जस्ट डबल बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो ये जो आया इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेंजीन के अंदर सारा रिंग में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड टूट नहीं रहा है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे आया, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे आया, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे आया। तो बताइए कहाँ कहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया, ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव आया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, कहाँ पे आएगा, आइदर ऑर्थो और पैरा पे आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन प्लस आर इफेक्ट ग्रुप रहेगा। तो यही रीजन है, ये हमेशा ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन दिखाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कोई भी जब भी रिएक्शंस होता है, ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर प्रोड्यूस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइनस आर इफेक्ट वाला। तो ले लीजिए एक एग्जांपल माइनस आर इफेक्ट वाला, एक कोई भी एक एग्जांपल से आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेंगे बेंजल्डिहाइड, क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसके पास क्या है मेरे भाई, इसके पास पाई स्टार है, तो पाई स्टार में जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो जब भी चला जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेगा, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर से यहाँ पे आएगा, फिर बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ऐसे रेजोनेंस होते रहेगा, बस यूं ही होते रहो रेजोनेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन ये आ गया आपका प्लस, और ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, फिर से ये दौड़ के यहाँ पे आएगा, दौड़ने के बाद ये मिलेगा आपको, ये आया, तो ये बन गया आपका प्लस डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन माइनस, साथ में आया हाइड्रोजन, ये फिर से बैक करेगा, ये यहाँ से फिर से आपको बॉन्ड बनना दिखेगा, जो था वही बन गया, बस थोड़ा सा चेंज हो गया पोजीशन का डबल बॉन्ड का, दैट इज पाई बॉन्ड। तो ये जो है इसका भी हम रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से विथड्रॉ हो गया मेरे भाई बताइए, ये डबल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा डेल्टा, यहाँ पे आया डेल्टा माइनस, यहाँ पे आया डेल्टा माइनस, और ये जो देख रहे हैं आप ये अंदर और बाहर, यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस। तो एक सीखने की बात है, जब भी कोई इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी नॉट इंडक्टिव, जब भी कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप
इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज कर रहा है। जब भी कोई माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे डिक्रीज कर रहा है? ऑर्थो पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? मेटा पे ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अटैक कहां से होगा? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है? मेटा पे, तो अटैक मेटा से होगा। तो यही इसीलिए जब भी कोई हम प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट वाला की बात करते हैं, तो जो भी देगा तो ऑर्थो पैरा पे देगा, और जो भी ग्रुप लेगा तो ऑर्थो पैरा से लेगा। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वहां से हम अटैक करवाएंगे। तो इसीलिए जब भी कोई प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप रहता है, उसका प्रोडक्ट होता है ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, जैसे माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन कम कर देता है ऑर्थो पैरा से, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कहां पे? मेटा पे। तो अटैक कहां से होगा? मेटा से। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। यह है आपका रेजोनेंस का ओरिएंटेशन। तो आज के लिए इतना ही।